नमस्कार दोस्तों, यूनिक पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल के परमार या पवार वंश की, द परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। ये टॉपिक यूके पीसीएस और यूके एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम इस वंश की उत्पत्ति से लेकर कुछ प्रमुख शासकों तक के सफर को देखेंगे। हाँ, और इसे कहानी की तरह समझेंगे, सिर्फ तथ्यों की तरह नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस वंश की नींव किसने रखी। इसके संस्थापक, द फाउंडर, कौन थे? इसके संस्थापक थे कनकपाल। कनकपाल जी, और उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई चांदपुरगढ़, जो चमोली में है। अच्छा, पर ये कनकपाल क्या गढ़वाल के ही थे या कहीं बाहर से आए थे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है, वो यहाँ के नहीं थे। अच्छा, वो मूल रूप से धार नगरी गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात से? तो वो यहाँ क्या करने आए थे? वो 888 ईस्वी में एक तीर्थयात्री के तौर पर यहाँ आए थे और फिर यहीं बस गए। हुआ ये कि उस समय के चांदपुर गढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से कर दिया और उन्हें अपना राज्य सौंप दिया, और यहीं से परमार वंश की नींव पड़ी। वाह! और इस वंश में कुल कितने शासक हुए? कुल 60 शासक हुए इस वंश में। ठीक है, तो स्थापना का साल 888 ईस्वी है, लेकिन मैंने कहीं-कहीं 688 ईस्वी भी पढ़ा है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, ये एक आम सवाल है। देखिए, इतिहास में तारीखों को लेकर अलग-अलग मत होते हैं। ज्यादातर इतिहासकार जैसे हरिकृष्ण रतूड़ी और भक्त दर्शन वो 888 ईस्वी ही मानते हैं, और यही सबसे ज्यादा मान्य, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है। और 688 वाली बात? वो गढ़वाल वर्णन नाम की एक किताब में मिलती है, पर उसे ज्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता। समझ गया। और इनकी जो वंशावली है, द जीनियोलॉजी लिस्ट्स, उसका सबसे भरोसेमंद सोर्स कौन सा है? उसके लिए बेकेट की सूची को सबसे प्रामाणिक, मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है, जो उन्होंने 1849 में तैयार की थी। अच्छा। और इसकी खास बात यह है कि ये सुदर्शन शाह के ग्रंथ सभासार से भी मेल खाती है। तो जब राजवंश का व्यक्ति खुद पुष्टि कर रहा है तो प्रामाणिकता बढ़ जाती है। चलिए, कनकपाल पर थोड़ा और जानते हैं। उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है ना? जी, प्रोजेनिटर। वो गुजरात के राजा वाकपति के छोटे भाई थे। मतलब एक राज परिवार से थे। बिल्कुल। इतिहासकार के.एम. मुंशी भी यही मानते हैं कि उनका संबंध गुजर देश यानी आज के गुजरात मालवा क्षेत्र से था। और इसका कोई सबूत भी है आर्किटेक्चर वगैरह में? हाँ, सबसे बड़ा सबूत है उनकी बनाई वास्तुकला। आदि बद्री मंदिर? सही पकड़े। उन्होंने चांदपुर गढ़ में जो आदि बद्री मंदिर बनवाया, वो गुजरात की सोलंकी शैली में बना है। अच्छा। तो ये एक तरह से पत्थर में लिखा हुआ सबूत है कि उनका गुजरात से गहरा नाता था। कनकपाल तो पहले राजा थे, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए अजयपाल, वो तो 37वें शासक थे। हाँ। तो इस बीच के जो शासक थे, क्या उनमें से भी कोई महत्वपूर्ण थे? हाँ, कुछ के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। जैसे 28 राजा थे लखनदेव। उनकी एक तांबे की मुद्रा, एक कॉपर कॉइन मिला है। इससे पता चलता है कि एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था शुरू हो गई थी। फिर 29वें राजा अनंतपाल द्वितीय का भी जिक्र आता है। जी, उनका धारशील से 1333 ईस्वी का एक शिलालेख, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जगतपाल? हाँ, 34th राजा जगतपाल, उनका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से एक ताम्रपत्र, अ कॉपर प्लेट मिला है। उसमें उनकी उपाधि रजवाड़ दी गई है। तो अब आते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पर, 37वें शासक राजा अजयपाल। बिल्कुल, जिनका कार्यकाल 1490 से 1519 ईस्वी तक था। उन्हें कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे गढ़वाल का अशोक। ये किसने कहा था? ये उपाधि उन्हें प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने दी थी। क्यों अशोक से तुलना क्यों? क्योंकि जैसे अशोक ने भारत को एक किया था, वैसे ही अजयपाल ने बिखरे हुए गढ़वाल को एक किया। अच्छा, और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं। हाँ, और राय बहादुर पातीराम ने उन्हें गढ़पाल कहा है। सांवरी ग्रंथ में तो उन्हें आदिनाथ तक कहा गया है। तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी, 52 गणों का एकीकरण। जी, यूनिफिकेशन ऑफ 52 गढ़s। ये उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उन्होंने 52 अलग-अलग सरदारों को हराकर एक संगठित गढ़वाल राज्य की स्थापना की। और इसी क्रम में उन्होंने कत्यूरी शासकों से वो सोने का सिंहासन भी छीना था। हाँ, वो सिंहासन सिर्फ सोना नहीं था, वो सत्ता का प्रतीक था। उसे जीतना मतलब अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना। उनका कोई बड़ा युद्ध? बधानगढ़ का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1491 में
कुमाऊं के कीर्तिचंद के खिलाफ हुआ। उसमें तो शायद वो पहले हार गए थे। हाँ, शुरुआत में उन्हें हार मिली, लेकिन बाद में वो विजयी हुए। मानवोदय काव्य में तो उनकी तुलना कृष्ण, कुबेर और युधिष्ठिर से की गई है। अजयपाल ने अपनी राज डांजे में बदली थी, एक बार नहीं 2 बार। जी, ये उनके विजन को दिखाता है। परमारों की जो मूल राजधानी थी वो तो चांदपुर गढ़ थी। वो एक किला था, सुरक्षित जगह। बिल्कुल, लेकिन अजयपाल एक बड़ा राज्य बना रहे थे, तो उन्हें एक प्रशासनिक केंद्र चाहिए था। इसलिए 1512 में वो राजधानी देवलगढ़ ले गए। और देवलगढ़ में उन्होंने अपनी कुलदेवी का मंदिर भी बनवाया। हाँ, राजराजेश्वरी का मंदिर, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर क्यों गए? क्योंकि उनका विजन और बड़ा था। 1517 में उन्होंने श्रीनगर को अपनी अंतिम राजधानी बनाया, जो अलकनंदा के किनारे एक खुली और समतल जगह थी। एक बड़े साम्राज्य के लिए ये एकदम सही जगह थी। अजयपाल के प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी कुछ बताइए। उन्होंने माप-तौल के लिए एक मानक प्रणाली शुरू की, जिसे धूड़ी पाथा कहते हैं। धूड़ी पाथा? हाँ, इससे व्यापार में बहुत आसानी हुई। और सामाजिक व्यवस्था में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति? जी, ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था थी। सरोला ब्राह्मण राजा के लिए भोजन बनाने का काम करते थे और उन्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। धार्मिक रूप से वो किस पंथ को मानते थे? वो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे और सांवरी ग्रंथ, जो तंत्र मंत्र की एक किताब है, उसका संबंध भी अजयपाल से ही जोड़ा जाता है। अजयपाल के समय की एक बहुत ही प्रेरक कहानी है वीर कफ्फू चौहान की। हाँ, ये कहानी गढ़वाल के स्वाभिमान की कहानी है। कफ्फू चौहान उप्पूगढ़ के सरदार थे और उन्होंने अजयपाल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। बिल्कुल, वो स्वाभिमानी थे। जब अजयपाल की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी उन्होंने सिर नहीं झुकाया। मैंने सुना है कि कटने के बाद भी उनका सिर अजयपाल के चरणों में नहीं गिरा। लोक कथा यही कहती है कि उनका सिर ऊपर की ओर उछला। उनकी इस वीरता को देखकर अजयपाल खुद कह उठे थे, वीर तुम जीत गए, मैं हार गया। वाह, एक राजा का अपने दुश्मन के लिए ऐसा सम्मान। यही अजयपाल की महानता थी। अजयपाल के बाद अब बात करते हैं 42वें शासक राजा सहजपाल की। इनका कार्यकाल 1548 से 1575 तक था। और ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। जी, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भी इनके राज्य में भेजा था। मतलब मुगलों की नजर अब पहाड़ों पर भी थी। हाँ, कह सकते हैं। सहजपाल के शासन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से उनके 5 अभिलेख मिले हैं और वहीं एक घंटी पर उन्हें वीर गुणध्य सुखद प्रजायां की उपाधि दी गई है। मतलब वीर, गुणी और प्रजा को सुख देने वाला। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं राजा बलभद्र शाह और यहीं से एक नया चलन शुरू होता है, शाह की उपाधि का। सही, बलभद्र शाह अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाने वाले पहले परमार राजा थे। पर ये उपाधि आई कहाँ से? इसको लेकर कुछ विवाद है शायद। हाँ, थोड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि बहलोल लोदी ने दी, पर वो समय के हिसाब से सही नहीं बैठता। औरंगजेब वाला मत भी तो है। वो तो बिल्कुल ही तार्किक नहीं है, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत बाद में आया था। असल में ये एक तरह से खुद को दिल्ली के सुल्तानों के बराबर दिखाने की एक कोशिश हो सकती है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक योद्धा भी थे। 1581 में उन्होंने गोलदम का युद्ध लड़ा था और उसमें कुमाऊं के राजा रुद्रचंद को हराया था। जी हाँ। अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक पर, 44वें शासक राजा मानशाह। मानशाह, जिनका कार्यकाल 1591 से 1611 तक था। ये अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। इनके समय में कुमाऊं के साथ संघर्ष तो बहुत बढ़ गया था। बहुत ज्यादा। कुमाऊं के शासक लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 1 या 2 बार नहीं, 7 बार आक्रमण किया। 7 बार? और नतीजा? 7 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मानशाह की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि तो कुछ और ही थी। हाँ, और वो थी तिब्बत विजय, द टिबेट विक्ट्री। हिमालय के पार जाके तिब्बत को जीतना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। उन्होंने पश्चिमी तिब्बत के दापा प्रांत को जीता और उन पर कर भी लगाया। वो कर भी तो बड़ा अजीब था। हाँ, 1.25 सेर सोना और 4 सींग वाला एक मेंढा। ये उस क्षेत्र पर उनके पूर्ण प्रभुत्व को दिखाता है। मानशाह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो कला के संरक्षक भी थे। जी, उनके दरबारी कवि थे भरत कवि, जो बहुत प्रसिद्ध हुए। और भरत कवि की रचना है मानवोदय काव्य। हाँ, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भरत कवि इतने गुणी थे कि मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें ज्योतिष राय की उपाधि से सम्मानित किया था। मानवोदय काव्य में मानशाह के बारे में क्या लिखा है? उसमें मानशाह को
सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। क्या मानशा के समय में कोई विदेशी यात्री भी यहाँ आए थे? हाँ, कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण मिलते हैं, जैसे विलियम फिंच, जो 1608 से 1611 के बीच आए। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि गढ़वाल का राजा सोने के बर्तनों में, गोल्ड वेसल्स में भोजन करता है। सोने के बर्तनों में? जी, ये उस समय की समृद्धि को दिखाता है। इसी तरह टॉम कॉरिएट भी जहांगीर के समय हरिद्वार आया था और उसने भी मानशा का वर्णन किया है। मानशा के समय की एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है, जीतू बगड़वाल की। हाँ, जीतू बगड़वाल, वो टिहरी के बगुड़ी गांव के रहने वाले एक ऐतिहासिक पात्र थे। अच्छा, ये काल्पनिक नहीं है? नहीं, वो असल में थे। मानशाह ने उन्हें भोट क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया था। उनकी अपनी तांबे की खान भी थी। तो फिर वो परियों की कहानी क्या है? वो लोक कथा है। लोक कथा के अनुसार जब वो खेतों में काम कर रहे थे तो आछरियों यानी परियों ने उनका हरण कर लिया था। ये उस समय की लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक है। बात करेंगे राजा शामशाह की। इनका शासनकाल था 1611 से 1630 ईस्वी तक। जी, ये पवार वंश के 45वें राजा थे और सबसे खास बात यह है कि इनका जिक्र हमें मुगल दस्तावेज जहांगीरनामा में मिलता है। अच्छा, जहांगीरनामा में? जी। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय। बहुत बड़ी बात। और वो पहले ऐसे परमार शासक थे जो खुद भेंट करने के लिए मुगल दरबार में गए थे। तो मतलब एक तरह से एक डिप्लोमेटिक कूटनीतिक कदम था। बिल्कुल। और वहां बादशाह जहांगीर ने भी इनकी अहमियत को समझा। उन्हें तोहफे में एक घोड़ा और एक हाथी दिया। और एक और रोचक तथ्य कि शामशाह पहले परमार शासक हैं जिनका हमें चित्र मतलब पोर्ट्रेट मिलता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अब अगर शामशाह के समय के कुछ सामाजिक तथ्यों को देखें तो उन्होंने दावा प्रांत को जीता था। जी, और वहां से कर के रूप में मतलब टैक्स के रूप में स्वर्ण चूर यानी सोने की धूल और चमर गाय प्राप्त की थी। और उन्होंने सिलसारी गांव में शिवनाथ जोगी को जमीन भी दान में दी थी। हाँ, लेकिन उनके समय का एक दुखद पहलू भी है, सती प्रथा। जी, जिक्र मिलता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 60 रानियां सती हो गई थीं। 60? ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। बहुत दुखद है। और शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने श्रीनगर में शामशाही बाग बनवाया, कुछ लोगों ने उन्हें विलासी राजा भी कहा। अच्छा, अब इनके शासनकाल में विदेशी यात्री भी गढ़वाल आए थे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1624 में एक जेसुइट पादरी थे, अंतोनियो दे आंद्रादे। अंतोनियो दे आंद्रादे। वो श्रीनगर आए थे और यहीं से मतलब गढ़वाल के रास्ते से ही वो तिब्बत गए थे। तो गढ़वाल एक तरह से एक रास्ता बन गया था। बिल्कुल। और निर्माण की बात करें तो केशवराय मठ की स्थापना 1625 में हुई थी। हालांकि इसे पूरा महीपति शाह ने करवाया था। और उन्होंने देवलगढ़ के सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जी, 1626 में। इनके राजगुरु थे कवि शंकर देव, जिनका ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि। तो शामशाह के बाद आते हैं राजा महीपति शाह, 1631 से 1635 तक। हाँ, और ये शामशाह से बिल्कुल अलग थे। इन्हें उपाधि मिली थी गर्वभंजन की। गर्वभंजन, इसका क्या मतलब हुआ? घमंड को तोड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने अपने दुश्मनों को बुरी तरह पराजित किया था। और ये पवार वंश में सबसे ज्यादा उम्र में राजा बनने वाले शासक थे। जी, और मुगल लेखों में तो इन्हें अक्खड़ राजा कहा गया है। अक्खड़ राजा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ तो ये उसमें शामिल नहीं हुए। ये एक तरह से मुगल सत्ता को सीधी चुनौती थी। समझ गया, मतलब इन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। बिल्कुल। सी वेसल्स ने अपनी किताब अर्ली जेजुइट ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया में भी इनका जिक्र किया है। तो ये एक वीर योद्धा थे। इनके सैन्य अभियानों के बारे में कुछ बताइए। इनके 3 प्रमुख सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। माधो सिंह भंडारी का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, उन पर हम आगे बात करेंगे। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। 3 बार? जी, लेकिन उनके जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई। उन्होंने भूल से कुंभ में कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। अच्छा। और इसी के प्रायश्चित के लिए उन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर में तपस्या की थी। और उन्होंने कुमाऊं के शासक त्रिमलचंद के साथ भी युद्ध लड़ा था, काकुआ मोर का युद्ध। हाँ, जिसमें उनके सेनापति बनवारी दास वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने एक बहुत ही खास प्रथा शुरू की थी। रोटी सूची प्रथा? जी, रोटी सूची प्रथा। ये एक तरह से सेना में जाति भेद को खत्म करने की कोशिश थी। अब बात करते हैं गढ़वाल के महानायक माधो सिंह भंडारी की। जी, इनका जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था और इनके पिता का नाम था कालू भंडारी। इनकी उपाधि थी गर्वभंजक। देखिए, महीपति शाह गर्वभंजन थे और माधव सिंह गर्वभंजक थे। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। जी,
उनकी पत्नी का नाम उदीना बौरानी था और वो अपने इकलौते बेटे गजे सिंह की बलि देने के लिए भी जाने जाते हैं। ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, माधो सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक महान निर्माता, एक इंजीनियर भी थे। मलेथा की गूल जो नहर उन्होंने बनाई। बिल्कुल, उन्होंने पहाड़ को काटकर डागर नदी का पानी गांव तक पहुंचाया था। ये गूल 225 फीट लंबी थी। ये उस जमाने में एक चमत्कार जैसा था। और उन्होंने तिब्बत सीमा का निर्धारण भी किया था। जी, जिसे छोटा चीन कहा जाता है। लेकिन ऐसे महान योद्धा का अंत भी युद्धभूमि में ही हुआ। हाँ, 1640 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में सतलज नदी के तट पर वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनका अभिलेख हमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के दरवाजे पर भी मिलता है। जी, और उन्होंने मशेरगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। महिपति शाह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने शासन संभाला। हाँ, एक संरक्षिका के रूप में, क्योंकि उनका बेटा पृथ्वीपति शाह उस समय बहुत छोटा था। और उन्हें इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। जी, ये नाम उन्हें इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने दिया था। और उनकी तुलना ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती से भी की जाती है। बिल्कुल, यहाँ तक कि निकोलस मनुची ने तो उन्हें साक्षात दुर्गा कहा है। तो ये नागकटी रानी नाम के पीछे की कहानी क्या है? कहानी बहुत दिलचस्प है। 1635 में शाहजहां के सेनापति नजावत खान ने गढ़वाल पर हमला कर दिया। अच्छा। रानी ने बहुत वीरता से युद्ध किया और मुगल सैनिकों को पकड़ लिया। और फिर उन्होंने उन सैनिकों को जान से मारने की बजाय उनके नाक कटवा दिए। ये अपमान की सबसे बड़ी सजा थी। वाकई उन्हें सच में ऐसा किया? जी हाँ, और इसी घटना के बाद वो नागकटी रानी कहलाई। हाँ, और निर्माण की बात करें तो रानी कर्णावती ने दून घाटी में करणपुर नगर बसाया। उस समय राजधानी नवादा थी। रानी कर्णावती के बाद उनके बेटे राजा पृथ्वीपति शाह। जी, इनका राज्याभिषेक 1640 में हुआ, जब ये सिर्फ 7 साल के थे। तो उनकी संरक्षिका तो महारानी कर्णावती ही रही होंगे। बिल्कुल। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और देहरादून में पृथ्वीपुर नाम का नगर बसाया। और उनके और सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश के बीच हाटकोटी की संधि भी हुई थी। हाँ, लेकिन इनके समय की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना है सुलेमान शिकोह की शरण देना। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ है इतिहास में। जी, मुगल शहजादे सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का बेटा था, वो औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल में शरण लेने आया था अपने 17 आदमियों के साथ। हाँ, और पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब की धमकी के बावजूद उस अतिथि को सौंपने से इनकार कर दिया। ये तो सीधी औरंगजेब से दुश्मनी मोल लेना था। बिल्कुल, और वो अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने औरंगजेब की सत्ता को इस तरह से सीधी चुनौती दी थी। लेकिन इस कहानी में एक दुखद मोड़ भी आया। हाँ, एक विश्वासघात। और वो भी उनके अपने ही बेटे मेदिनी शाह ने किया। जी, मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे राज्य का लालच था या वो औरंगजेब से डर गया था? इतिहासकार मानते हैं कि शायद दोनों ही वजह थीं। या तो वो दबाव में आ गया था या उसे लगा कि औरंगजेब उसे राजा बना देगा। और इसीलिए उसे पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है। बिल्कुल। बाद में सन 1660 में मेदिनी शाह की दिल्ली में ही मृत्यु हो गई। और पृथ्वीपति शाह ने उसे देश निकाला दे दिया था। जी, और 1664 में अपने पोते फतेह शाह को गद्दी सौंप दी, अपने बेटे को नहीं। तो अब आते हैं राजा फतेह शाह पर। 1664 से 1716 तक का लंबा शासनकाल। हाँ, और इनके शासन को गढ़वाल का स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज माना जाता है। इन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। जी, और इनका गुरु गोविंद सिंह की तरह ही घोड़े पर बैठा हुआ एक चित्र भी मिलता है। 1689 में गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच भंगानी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल, इसका स्रोत खुद गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा विचित्र नाटक है। युद्ध का कारण क्या था? कारण स्पष्ट नहीं है। शायद सिरमौर के राजा से गुरुजी की दोस्ती या कोई उपहार लौटाने का मामला था। लेकिन फतेह शाह की तलवार और हथियार आज भी गुरुद्वारे में रखे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, फतेह शाह सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार की तुलना अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से की जाती है। जी, क्योंकि उनके दरबार में भी नवरत्न थे। नवरत्न? कौन कौन थे प्रमुख? कवि मतीराम, रत्नकवि जटाधर और रामचंद्र। इनके अलावा सुखदेव, हरिदत्त, थपल्याल
जैसे और भी कई विद्वान थे। तो इनके समय में साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। बहुत ज्यादा। रत्नकवि ने अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में राजा को हिंदुओं का रक्षक कहा है। और उन्होंने मुगलों की तरह अपने सिक्के भी चलाए थे। जी, अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए। और सहारनपुर पर आक्रमण के बाद फतेहपुर नामक एक नगर भी वसाया। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने गुरु राम राय को देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए 3 गांव दान में दिए। हाँ, खुरबुड़ा, राजपुर और चामासारी। आज के देहरादून की नींव इसी दान पर रखी गई थी। तो फतेह शाह के बाद क्या हुआ? क्या ये स्वर्णकाल जारी रहा? नहीं, फतेह शाह के बाद राज्य में कुछ समय के लिए अराजकता फैल गई, जिसे कठैत गर्दी कहा गया। कठैत गर्दी? जी, उनके उत्तराधिकारियों में उपेंद्र शाह, दिलीप शाह और प्रदीप शाह प्रमुख थे, लेकिन वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। और इस कठैत गर्दी का दमन किसने किया? पुरिया नैथानी ने। उन्होंने इस अराजकता को खत्म किया। अच्छा, तो एक बार जल्दी से कुछ प्रमुख इतिहासकारों और उनके कथनों को देख लेते हैं। जी, हरि कृष्ण रतूड़ी ने श्याम शाह और महिपति शाह की तिथियों का वर्णन किया है। और शिव प्रसाद डबराल ने कर्णावती को नागकटी रानी कहा। मौला राम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। और विलियम्स, वो मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी गढ़वाल के पंवार राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।